हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अपने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट तो आपने देखा होगा जिसमें साहू की और अलगू की दोनों की लड़ाई हो रही है। तो अब देखते हैं, एक बार तो लड़ाई हो चुकी है, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी के बराने की पुष्टि करते, परंतु 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वह भी गरम पड़े। साहू जी बिगड़ कर लाठी ढूंढने घर चले गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वह परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। तो इस पार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि जो अलगू चौधरी हैं, अलगू चौधरी के भी शुभ चिंतकों की, मतलब जो उनका बुरा चाहते हैं, उनकी भी कमी नहीं थी। और जब ऐसी कुछ लड़ाई होती साहू जी में और अलगू में, क्योंकि कब होती ये लड़ाई, मोस्टली कब होती है जब चौधरी बार बार पैसे मांगने जाते हैं। यस, तो ऐसे अवसरों पर क्या होता था, जो लोग चौधरी के अगेंस्ट थे वो लोग भी वहाँ पर जमा हो जाते थे, क्योंकि वो तो अवसर ढूंढते ही थे कि किसी न किसी तरीके से वो चौधरी से लड़ाई करें। तो हो जाते और साहू जी के बराने की वो लोग पुष्टि करते, मीन्स वो साहू जी की हमेशा साइड लेते थे। परंतु 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान नहीं था। यस, क्योंकि उस टाइम पर 150 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो चौधरी भी इस बार गर्म हो गए। एक बार वह भी गर्म पड़े और साहू जी भी बिगड़ गए। अब साहू जी बिगड़ कर क्या कर रहे हैं, वो लाठी ढूंढने घर चले गए। जब साहू जी लाठी ढूंढने घर गए हैं, तब सहुआइन ने मैदान लिया, मीन्स वो मैदान में आई, क्योंकि अब वो साहू जी के प्लेस में क्या कर रही है, क्वेश्चन पुटअप कर रही है। तो क्वेश्चन पुटअप करते करते क्या हो गया, हाथापाई हो गई, मीन्स लड़ाई होने शुरू हो गई, नौबत आ पहुंची। तो सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। उसने क्या किया, अब घर में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया, किवाड़ मीन्स दरवाज़ा बंद कर लिया। और फिर शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। गांव के शोरगुल मतलब जो आवाज़ हो रही थी तेज़ तेज़, उसको सुनकर जो गांव के अच्छे लोग थे, भले मानस, वो वहाँ पर जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, किसको, अलगू को और साहू को। ठीक है, उन्होंने दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। क्योंकि जो सहुआइन है उन्होंने तो दरवाज़ा बंद कर लिया। तो फिर वो जो भले मानस थे उन्होंने दोनों को समझाया और साहू जी को घर से बाहर निकाला। फिर उन्हें परामर्श दिया कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, रोज़ रोज़ आप लोग लड़ाई करते हो और माहौल ख़राब करते हो, तो इससे अच्छा है कि आप लोग पंचायत कर लो, जो कुछ तय होगा उसे स्वीकार कर लेना। तो साहू जी भी कह रहे हैं कि इट्स ओके और अलगू भी हामी भर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय यह था कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वत्व है या नहीं, और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी शूक मंडली में प्रश्न छिड़ा हुआ कि मनुष्यों को उन्हें बेमुरौवत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता। तो अब दोनों ने हाँ भर दिया, अलगू ने और साहू ने, कि हाँ भाई ठीक है, हम पंचायत कर लेते हैं और जो भी पंचायत में फैसला होगा वो हम दोनों मान लेंगे, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि पंचायत की तैयारियां होने लग गई है। दोनों पार्टीज आमने सामने आ गई है अपने अपने दल बनाकर। इसके बाद क्या हो रहा है, तीसरे दिन, कौन से दिन, 3rd डे फ्रॉम द डिसीजन टेकन। ओके, तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी है जहाँ पहले पंचायत होती थी, जो मौसी और जो मन की हुई थी, वही उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी है। और वही इवनिंग का टाइम है, संध्या का समय है। खेतों में यहाँ पर कौन है, अब कौवे है। कौवे क्या कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं। और कौवे में किस बात का पंचायत में क्या मुद्दा चल रहा है कि
जो मटर की फलियां हैं वो उनके स्वत्व है या नहीं। ओके, तो और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। ओके, तो जितने में ये सब कुछ होता है इतने में जो रखवाला होता है खेतों की, उसकी पुकार सुनना वो लोग आवश्यक अप्रसन्नता, मतलब जब भी कोई रखवाला होता तो वो कौवों को देखता तो वो उनको भगाता, तो इस चीज़ को वो अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। और पेड़ की डालियों पर अब कौन बैठा है? शुकमंडली। शुकमंडली मीन्स पैरेट्स का ग्रुप। ओके, शुकमंडली में प्रश्न क्या छिड़ा हुआ है कि भाई मनुष्यों को पैरेट्स को बेमुरोबत मीन्स जिनके अंदर कोई रहम नहीं हो, यह कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब उन्हें स्वयं वो खुद अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट चले जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को धोखा देते हैं, दगा करने में भी संकोच नहीं होता, तो वो पैरेट्स को क्यों बोल रहे हैं दगाबाज? पैरेट्स को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पैरेट्स क्या करते हैं, वो भी तो हमारे फ्रूट्स खाते हैं, कौवों। बस यही चीज़ को इन दोनों में कौवों में भी, कौवों का मैटर है मटर की फलियाँ, और तोतों का मैटर है कि इंसान उन्हें बेमुरोबत मीन्स जिनमें कोई रहम नहीं हो, ये क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, अब पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो। पंचायत बैठ गई, फिर रामधन मिश्र जो अलगू के फ्रेंड हैं वो क्या कह रहे हैं, अब देरी किस बात की है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। मीन्स हमेशा जब गांव में पंचायत बैठती है तो वो लोग पंचायत सेलेक्ट करते हैं, किसी न किसी एक को पंच बदते हैं, मीन्स जज सेलेक्ट करते हैं। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। तो अलगू ने दीन भाव मीन्स बहुत ही अच्छे टोन में उस पर दया रखते हुए बोला कि भाई समझू साहू ही चुन ले, समझू साहू जिसको पंच बदेगा मैं उसे पंच मान लूँगा। तो इतने में समझू खड़े हो गए और उन्होंने किसका नाम लिया? जुम्मन शेख को उन्होंने पंच बदाया। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, वह बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज़्र तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज़्र होगा। अब जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू को पता है कि जुम्मन उससे नाराज़ है, तो अलगू चौधरी का कलेजा क्या हुआ? धक धक करने लगा, मानो किसी ने उसे अचानक थप्पड़ मार दिया हो। जैसे सडनली आपको कोई स्लैप करता है तो आपका दिल कैसे धड़कता है, सेम इसी तरह यहाँ पर अलगू का दिल धड़क रहा है। तब रामधन अलगू के मित्र थे तो वो इस बात को समझ गए। फिर उन्होंने चौधरी से पूछा कि भाई चौधरी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो चौधरी ने निराश होकर बोला कि नहीं नहीं, मुझे क्या भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूल कर भटकने लगते हैं तक यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा उत्तरदायित्व है उसका ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं, वो उसका सुधारक होता है। जब हम राह भूल जाते हैं, जब हम अपनी राह भूल जाते हैं कि हमें सही में जाना है या गलत में, तब तक यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। मतलब यही जो ज्ञान है वो हमें सही रास्ता दिखाता है। पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है। इसको उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है, माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं। वे उसे कुल कलंक समझते हैं, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा शांत चित्त हो जाता है। यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है। तो अब यहाँ क्या करें, पत्र संपादक मीन्स न्यूज़पेपर। जो लोग न्यूज़पेपर का काम करते हैं वो अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ बहुत ही मतलब स्वतंत्रता से
इंडिपेंडेंस के साथ और धैर्य के साथ वहाँ पर अपनी प्रबल लेखनी में मंत्रिमंडल पर आक्रमण वो करता है, मीन्स वो क्वेश्चन पुटअप करता है, राइट। परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है, क्योंकि वो लोग इंटरव्यू लेते हैं ना। पर कई बार ऐसा होता है कि जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो भी मंत्रिमंडल में हो जाते हैं, तब मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी क्या हो जाती है, बहुत ही मर्मज्ञ हो जाती है, कितनी विचारशील, वो भी मतलब विचार करके फिर जवाब देता है, और न्यायपरायण हो जाती है। मीन्स वो सिर्फ सब कुछ न्यूज़ का एक मैटर नहीं, मटेरियल नहीं ढूंढता है, वो भी न्याय करना चाहता है। इसको उत्तरदायित्व का ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कहते हैं कि उत्तरदायित्व। जो भी आपका कर्तव्य है, जो भी आपका उत्तरदायित्व है, ये उसका ज्ञान है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जो यूथ होता है, नवयुवक मीन्स यूथ, युवावस्था में वो क्या होता है, कितना उद्दंड होता है। जब आप 17 to 18 ईयर्स में होते हो, या समझो आप छोटे बच्चे से 10 to 18 ईयर्स के बीच में आप बहुत शैतान रहते हो। माता पिता आपकी चिंता करते रहते हैं कि भाई ये कैसे सुधरेगा, ये हमारा कुल का कलंक, वो उसे कुल का कलंक समझने लगते हैं। परंतु थोड़ी ही समय में परिवार का बोझ जब उसके सर पर गिर जाता है, वह अव्यवस्थित चित्त उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा शांतिचित हो जाता है। मतलब जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप अपनी सारी बदमाशियाँ छोड़ करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाती हो। यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है, यह कह रहे हैं। ओके, नाउ जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब जुम्मन शेख को पंचपद दिया गया तो जुम्मन के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण जब उच्च स्थान ग्रहण कर लिया उन्होंने सरपंच का, करते ही उन्हें अपनी जिम्मेदारी का भाव जो है, जिम्मेदारी का भाव उनके मन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके मन में उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगे कि अब मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर, मतलब मैं जिस पोजीशन पर बैठा हूँ वो न्याय और धर्म के लिए माना जाता है। तो अब जो मेरे मुंह से निकलेगा वह देववाणी ही निकलेगी। मैं इस वक्त, मेरे लिए ना कोई फ्रेंड है ना कोई मेरा दुश्मन है, तो जो भी निकलेगा वह मेरी देववाणी ही होगी। देन पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, पंचों ने दोनों साइड से उनकी बात सुनी और बहुत देर तक दोनों से अपने अपने पक्ष का समर्थन, वो दोनों साइड जो है अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। मीन्स वो अपने आप को सही बताने की कोशिश करते रहे। तो इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए। ओके, एवरीवन वाज लाइक कि समझू को बैल का मूल्य किसको देना चाहिए, अलगू को। परंतु देयर वर 2 persons, 2 महाशय थे, इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को भी हानि हुई है मीन्स समझू को भी लॉस हुआ है बैल के मरने से। तो इसके प्रतिकूल 2 सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे। कुछ लोग थे जो सोचते थे कि नहीं, समझू को दंड भी देना चाहिए और पैसे भी, क्योंकि जिससे फिर कोई मनुष्य पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न करे। अंत में जुम्मन ने क्या किया, अपना फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाए तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अलगू चौधरी और समझू साहू ने
पंचों ने कहा कि भाई अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार कर लिया है। समझू के लिए उचित क्या है? उचित यही है कि उसे पूरा दाम देना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त उसने बैल लिए थे अलगू से उस वक्त बैल बीमार नहीं था। अगर वो, और जब उसने परचेस किया तभी अगर वो उसे दाम दे देता तो क्या आज बैल के मरने के बाद वो दाम वापस मांगने का आग्रह करता और पंचायत बिठाने का आग्रह करता? नहीं। तो बैल की मृत्यु सिर्फ किस लिए हुई है? केवल इस कारण से हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम कराया गया, और जितना परिश्रम कराया गया उसको उतना चारा खाने को नहीं दिया गया। ओके, तो अच्छा प्रबंध न किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उसे दंड लेना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, वह रियायत करे तो उनकी भलमनसी। ठीक, तब रामधन मिश्र, अब पंचायत ने बोल दिया कि भाई आपको पूरा दाम उनको देना है। ठीक है, तो रामधन मिश्र बोले कि समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, इसलिए उन्हें दंड भी मिलना चाहिए, किसी न किसी तरह का पनिशमेंट मिलना चाहिए। तब जुम्मन ने क्या बोला कि यह तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पंचायत से कोई लेना देना नहीं है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब झगड़ू साहू ने क्या बोला कि भाई समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए, मतलब कुछ दया दिखाओ। तब जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा है, क्योंकि आपने उनके साथ बुरा किया है आज तक, तो ये अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। अगर वह आपको कुछ रियायत देना चाहते हैं तो वो उनका अच्छापन है। तब अलगू चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। तब अलगू चौधरी भाई फूले नहीं समाये, क्योंकि भाई जो जुम्मन उनसे इतने दिनों से नाराज़ है, आज वो मेरा सही का साथ दे रहा है, अपनी दुश्मनी नहीं निकाल रहा है। तब वो खुशी से उठकर क्या बोले, पंच परमेश्वर की जय। और इसके साथ ही चारों ओर से क्या प्रतिध्वनि हो रही है, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था, इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रत्येक मनुष्य, वहाँ पर जितने भी मतलब लोग प्रेजेंट थे वो सब किसकी? जुम्मन की प्रशंसा कर रहे थे कि उसने न्याय किया है, यह मनुष्य का काम नहीं है, क्योंकि पंच जब भी किसी को पंच बताया जाता है तो उसमें भगवान निवास करते हैं। तो भगवान के सामने कोई खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन, न्याय के सिवा और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। तो फाइनली क्या हुआ है, थोड़ी देर बाद फिर जुम्मन जो है अलगू के पास आए और उनसे गले मिलकर बोल रहे हैं, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा बहुत ही कट्टर दुश्मन बन गया हूँ। मीन्स मैं तुम्हारी जान लेना चाहता था, पर आज जब मुझे पंच बता गया, तब मैं जब पंच की कुर्सी पर बैठा तो मुझे पता चला कि इस पद पर बैठकर कोई किसी का दोस्त नहीं होता और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। न्याय के सिवा और कुछ नहीं सूझता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की ज़बान जो है वो खुदा की ज़बान होती है, क्योंकि जो कुछ पंच बोलते हैं वह खुदा बोलते हैं। अलगू रोने लगी। किसको रोना आ गया? अलगू को रोना आ गया। और जो उसके आंखों से पानी बह रहा है, इस पानी से उन दोनों के दिलों में जो भी मैल था वो धुल गया, और जो मित्रता मुरझाई थी वह फिर से हरी भरी हो गई। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी भरी हो गई। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि जो पंच परमेश्वर होते हैं, जो पंच होते हैं वो परमेश्वर होते हैं, वह किसी के फ्रेंड या किसी के दुश्मन नहीं होते। वो जो भी बोलते हैं हमें उनका
हमें उनका डिसीजन सर आँखों पर रखकर मानना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इससे आपको अपनी फ्रेंडशिप ख़राब नहीं करनी चाहिए और इससे किसी से फ्रेंड नहीं बनते हैं। फ्रेंडशिप अपनी जगह है और पंच की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है। चाहे वो पंच की ड्यूटी हो या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी चाहिए। ओके, थैंक यू।